A quick recap of the first two lectures. We previously discussed the meaning of epidemiology, the types of epidemiology, and the functions or uses of epidemiology. We started off with the first function of epidemiology, and that is to study the natural history of disease. If you remember, we used three types of study models: the epidemiologist triad or ecological triad, Being's model of disease causation, and wheel of disease causation. Now, today we are going to discuss the second function of epidemiology, or the second use of epidemiology. It is to study chain of infection and determine modes of disease transmission. What is the chain of infection? The pathogen or the causative agent enters the host who is susceptible to the disease. Host susceptibility का मतलब है कि ये वो host है, human or animal, who is prone to disease, meaning that कि वो immune नहीं है उस particular disease के साथ. और immunity कैसे develop होती है? Either through natural infection या through vaccination in humans. ठीक है कि या तो नेचुरली एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो, जैसे बचपन में अगर चिकन पॉक्स हो जाता है तो फिर बड़े होकर इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होती है और यूजली दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होता, या फिर अगर आप वैक्सीनेशन करवा लें चिकन पॉक्स की या और वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस की, तो फिर इम्यूनिटी डेवलप होती है और उस होस्ट को दोबारा वो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. तो ससेप्टेबल होस्ट वो है जिनमें इन्फेक्शन डेवलप हो सकती हो. Now the causative agent enters the susceptible host through a portal of entry. Portal of entry का मतलब है कि नोज हो सकता है, माउथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट हो सकता है और स्किन हो सकता है, जिससे causative agent host में enter होता है. Then there is a mode of transmission. Naturally कोई भी इन्फेक्शन जो है वो वैक्यूम में तो नहीं होती, एनवायरनमेंट एक रोल प्ले कर रही होती है. इन्फेक्शन आपकी एयरबॉर्न भी हो सकती है, दैट इज विया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू भी हो सकती है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद द स्किन, और फीकल ओरल रूट भी हो सकती है, दैट इज विया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. नाउ जब एंट्री हो गई होस्ट में और डिजीज कॉज हो गई वहां पे और इन्फेक्शन आ गई, तो फिर वो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म स्केप कैसे करेगा एनवायरनमेंट में दोबारा. दिस इज द मीन्स ऑफ स्केप. अगेन ये नोज और माउथ भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, जीआई ट्रैक्ट के थ्रू, दैट इज थ्रू फीसिस हो सकता है, थ्रू यूरिन स्केप हो सकती है, और थ्रू जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट स्केप हो सकता है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म. अब ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो अगेन रिजर्वॉयर में एंटर हो सकता है, और उसके जहाँ पे रिजर्वॉयर क्या चीज है? रिजर्वॉयर वो नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पे कोई भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, रेप्लिकेट करता है और रिप्रोड्यूस करता है. यूजली रिजर्वॉयर जो है वो होस्ट है, जैसे इन्फेक्टेड होस्ट है तो वो रिजर्वॉयर हो सकता है, जैसे ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं. फॉर सम इन्फेक्शंस रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन सॉइल भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल इन वर्म इन्फेस्टेशंस, जहाँ पे जो पैरासाइट्स हैं या वर्म्स हैं वो डेवलप करते हैं विद इन द सॉइल, और फिर वहां पे वो रेप्लिकेट और ग्रो करने के बाद होस्ट को दोबारा इन्फेक्ट कर सकते हैं जो ससेप्टेबल. सो दिस इज द चेन ऑफ इन्फेक्शन.
Again, this is the pictorial way to represent the chain of infection. Say COVID-19 virus enters the host through mouth or through nose, और फिर उसके बाद mode of transmission क्या है? The commonest is the droplet or the airborne infection. बासफा direct contact से भी होता है, that is the handshaking. Infected person के हाथों के ऊपर virus हो, say for example उसने अपने nose या अपने mouth को touch किया हो, secretions फिंगर्स और हैंड्स पे डिपॉजिट हो गई हो, कोई दूसरा शख्स उसको टच करता है और उसके बाद अपने माउथ या अपनी नोज को दोबारा टच कर लेता है, तो वायरस ट्रांसमिट हो सकता है. पोर्टल ऑफ एग्जिट, अब जो इन्फेक्टेड पर्सन जब इन्फेक्शन हो जाती है तो फिर वो वायरस को ट्रांसमिट कर रहा है, अगेन थ्रू coughing, sneezing, talking, laughing, singing, so on and so forth. And reservoir of infection क्या है? Infected humans reservoir है, और infected animals भी हो सकते हैं और birds भी हो सकते हैं. Say for example COVID-19 के लिए बैट्स हो सकते हैं, जो इनिशियली कहा गया था कि बैट्स से ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हुई थी टू द ह्यूमंस. Another example of chain of infection, the reservoir or through a certain medium, या तो droplet infection है, direct contact है, vector borne हो सकता है, vehicle borne हो सकता है, and the airborne, और उसके बाद वो susceptible host में entry हो जाते हैं. And these are the portal of entry is mouth, nose, skin, genitourinary tract, and the digestive tract through mouth. Now, this is the classification of modes of disease transmission. आप दो तीन तरह से इसको classify कर सकते हैं, लेकिन the most simple one is this: modes of disease transmission classified into direct and indirect. The direct ones are dichotomized into direct contact and droplet spread, and the indirect ones are into airborne infection, vehicle-borne infection, vector-borne infection, and again, vector-borne divided into two: mechanical transmission and biological transmission through vectors. So coming to the first, the direct way of disease transmission. Again, this is various modes of disease transmission from the infected person to the healthy person, that is through direct contact by handshaking or by kissing, through droplet infection or droplet nuclei, indirect contact through inanimate or objects or fomites. Fomites और inanimate objects वो होते हैं जो non-living things होती हैं, जैसे utensils हैं, cups हैं, glasses हैं, clothes हैं, जिनके ऊपर indirect way में from infected person the virus gets deposited, और उसके बाद through portal of entry वो healthy, not healthy but susceptible host के अंदर enter हो जाता है. Again, virus or bacteria or any pathogen can be transmitted through some vehicles such as food or by a drink जो contaminated हो सकता है, और यही जब susceptible person contaminated पानी पी लेता है या contaminated food खा लेता है तो virus transmit होता है. Vector-borne transmission through mosquitoes and other vectors as well. Mosquito bites से या दूसरे insect bites से pathogen could be transmitted from the infected person to the susceptible host. And again, the zoonotic diseases. For example, there are certain animals like dogs and cats जिसमें rabies virus मौजूद होता है, और जब ये वायरस मल्टीप्लाई और ग्रो करता है स्लाइवा के अंदर, और जब एक रैबिट एनिमल बाइट करता है ह्यूमंस को, तो वायरस ट्रांसमिट हो सकता है. So coming back to the classification
classification of the modes of transmission. The first is the direct transmission, and the most important one in this is through the respiratory route. These are the routes of transmission of respiratory viruses, or these could be bacteria as well. The first is direct contact transmission. The red one is the infected person and through handshake. जैसे मैंने आपको बताया था कि infected person के hands पे, fingers के ऊपर secretions हो सकती हैं, mucus secretions containing the virus, जो वो अपने नाक और अपने माउथ को टच करता है, और उसके बाद जब आप हैंडशेक करते हैं तो यही susceptible host में वायरस ट्रांसमिट हो जाता है उसके हैंड के ऊपर, और फिर वो जब अपने हाथ से अपने nose or mouth को touch करता है तो virus could be transmitted. The second is the indirect contact transmission. This is again through fomites or inanimate objects, जहाँ यहाँ पे दिखाया गया है कि documents है या पर्स है या वॉलेट है, the infected person उसके हाथ से वायरस डिपॉजिट हो गया, और जब susceptible host उसको टच कर रहा है और फिर अपने नाक और मुंह को टच कर रहा है तो वायरस या दूसरा कोई पैथोजन, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो भी डिपॉजिट हो जाता है, और the susceptible person can get the infection in this way. The third is the droplet and airborne transmission. This is the most important one, और ये ज्यादा डेंजरस होती है क्योंकि यहाँ पे where droplets or droplet nuclei deposition हो रही होती है वायरस की from the infected person directly onto the mucous surfaces of the susceptible person, for example through nose or through mouth. जो droplet transmission है, droplet क्या होता है? वायरस जो encased या wrapped up होता है in some fluid. फ्लूइड क्या होगा? नेचुरली इन्फेक्टेड पर्सन की सिक्रीशंस है, म्यूकस है, वाटर हो सकता है, इसमें जो वायरल पार्टिकल्स होते हैं दे रिमेन सस्पेंडेड, और जब इन्फेक्टेड पर्सन बात कर रहा होता है, स्नीज कर रहा होता है, कफ कर रहा होता है या सिंपली टॉक और सिंगिंग, तो ये ड्रॉपलेट्स जो है उसके मुंह और नाक से निकलते हैं और डायरेक्टली डिपॉजिट हो जाते हैं on the mucous membrane of the susceptible person if the susceptible person is very near to the host, infected host, meaning that के इसी वजह से कहते हैं कि जी for COVID-19 6 feet का distance रखना जरूरी है ताकि direct transmission ना हो सके, which is more lethal. Now, aerosol transmission during aerosol generating procedures, ये hospital settings में होते हैं. Aerosol क्या होता है? Aero means air, sol means solution. So aerosol, meaning that के infected person है और उससे कुछ apparatus इस तरह होते हैं कि जब वो breathe कर रहा होता है तो ये aerosols containing the virus airborne हो जाते हैं और वो फिर हॉस्पिटल पर्सनल को इन्फेक्ट कर सकते हैं if they are not protected, meaning that कि उन्हें मास्क नहीं पहना हो या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं यूज कर रहे हो. So what is droplet nuclei? Droplet nuclei ये होता है कि जो ड्रॉपलेट है containing the virus itself, जब वो ड्राई आउट हो जाता है तो फिर वो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बन जाता है. ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई में प्रोटीन्स, सॉल्ट और इस तरह के दूसरे वायरसेस इंटेंगल्ड होते हैं और ये एक ड्राइड अप फॉर्म है ड्रॉपलेट की. यूजली ये जो है स्मॉलर इन साइज होता है देन द ड्रॉपलेट, और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि क्योंकि ये स्मॉलर इन साइज है और लाइटर इन वेट है
तो इट कैन गो फादर डिस्टेंसेस, एबॉर्न हो सकता है और ज्यादा डिस्टेंसेस को कवर करके ये ससेप्टेबल होस्ट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि साइज इनका स्मॉल होता है, दे कैन easily get into lower respiratory tract और वहां पे इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। Again, the red one is the infected person. अब ये डिस्टेंसेस दिखाए गए हैं कि एक ससेप्टेबल होस्ट इज वेरी नियर, जो दूसरा है वो उससे थोड़ा सा फार्दर अपार्ट है, और जो तीसरा है वो उससे थोड़ा और दूर खड़ा हुआ है। नाउ द ड्रॉपलेट्स which are greater than 5 microns, 5 microns या माइक्रोमीटर एक ही चीज है, माइक्रोन और माइक्रोमीटर। इट इज जो है बिल्कुल छोटा सा, ये बिल्कुल साइज होता है से 1000 और 1 million of a millimeter. I have to check it out कि 1000 है या 1 millionth of a millimeter है, और it can go to it can travel to less than 1 meter. ये ड्रॉपलेट्स जो हैं वो 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर जो लोग ससेप्टेबल लोग खड़े होते हैं उनमें आसानी से ट्रांसमिट हो जाता है। Now droplet nuclei which are smaller than 5 microns or micrometer, they can travel greater than 1 meter, as I told you before कि उनका लाइटर वेट है, स्मॉलर साइज है, तो वो ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं और एयरबॉर्न हो सकते हैं। अगेन ड्रॉपलेट न्यूक्लिया जिनका साइज मजीद छोटा होता है, जैसे लेस देन 2.5 माइक्रॉन्स, दे कैन रिमेन सस्पेंडेड इन एयर फॉर आवर्स, और फिर उसके बाद वो कोई भी अगर ससेप्टेबल होस्ट उस एयर से कांटेक्ट में आता है तो उनमें ट्रांसमिशन हो सकती है। सो एयरबॉर्न प्रिकॉशंस क्या होते हैं? ए फॉर लार्जर ड्रॉपलेट्स 1 to 3 feet में, क्योंकि अपने वेट की वजह से they just fall down on the floor या ग्राउंड के ऊपर, तो अगर डिस्टेंस 3 feet से कम होगा तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो ससेप्टेबल होस्ट तक पहुंच जाएं। स्मॉलर ड्रॉपलेट्स ये कवर करते हैं 3 to 5 feet, और अगर ससेप्टेबल होस्ट इस रेंज में हुआ तो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकती है थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई व्हिच आर वेरी स्मॉल, तो अगर डिस्टेंस 5 feet से ज्यादा है तो तब भी वो ट्रांसमिट करते हैं। यूजुअली 6 feet का डिस्टेंस इज अ सेफ डिस्टेंस। Say the respiratory droplets from a cough or a sneeze can travel up to 6 feet, nearly 2 meters. That is why जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, SOPs हैं, particularly for COVID-19 and in general for other respiratory tract infection, कि अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे मिनिमम आप 6 फीट का फायदा रखें, 6 फीट का फासला रखें ताकि इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो। Now, another way of direct transmission is through direct contact, which is skin to skin transmission. Skin to skin transmission की जो सबसे common example है, that is scabies. Scabies poverty related disease है, जब लोग एक ही बिस्तर के ऊपर बहुत सारे लोग सोते हैं और फिर वो पर्सनल हाइजीन मेजर्स को पूरा नहीं करते, जैसे नहाते नहीं हैं और कपड़े नहीं बदलते, तो फिर ये ट्रांसमिशन होती है थ्रू अ माइट, जैसे कंटेमिनेटेड बेडिंग है या प्रोलॉन्ग स्किन कांटेक्ट है, और बाज दफा ऑक्यूपेशनल सेटिंग्स में भी एक्सपोजर हो जाता है। फॉर एग्जांपल दोज डॉक्टर्स हु डील विद स्किन डिजीजेस, तो उनमें बाय चांस भी हो सकता है और एक्सपोजर, और उसके बाद the susceptible person could be affected. जो highlighted red areas हैं, यहाँ पे जो आप स्केबीज का जो इन्फेक्टिव
ऑर्गेनिज्म है माइट्स, वो यहाँ पे डेवलप होते हैं और रेप्लिकेट करते हैं, जैसे रिस्ट एंड बिटवीन द फिंगर्स, जो फिंगर वेब्स होते हैं वहां पे ज्यादा ये माइट्स मौजूद होती हैं। और जो पिंकिश एरियाज हैं, ये वो एरियाज हैं जहाँ पे ज्यादा रैश डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल इंटरस्कैपुलर रीजन पे, आर्मपिट्स के अंदर, एब्डोमेन के ऊपर, प्यूबिक रीजन में और नीज के ऊपर। Another example of skin to skin transmission, that is the direct transmission, is louse infestation, जो जुएं पड़ जाती हैं। और again this is related to personal hygiene and overcrowding, congestion, जहाँ पे लोग बहुत क्लोज कांटेक्ट में होते हैं और एक ही बेड के ऊपर या चारपाई के ऊपर बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं। So there are three types of louse infestation: the head lice, the pubic lice and the body lice। ठीक है, सर में भी जुएं पड़ सकती हैं, प्यूबिक एरिया के ऊपर भी लाउस इन्फेस्टेशन हो सकती है और बॉडी को भी इफेक्ट कर सकती है। और एक्सट्रीम अनहाइजीनिक कंडीशंस में विथ एक्सट्रीम सॉर्ट ऑफ लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन है, ठीक है, उसमें ये हेड लाउस, प्यूबिक लाउस और एडल्ट बॉडी लाउस जो है वो इन्फेस्ट करते हैं ह्यूमंस को। नाउ डायरेक्ट कांटेक्ट एक और तरीके से भी हो सकता है, दैट इज फ्रॉम स्किन टू the mucous membranes or the mucosa. So sexual transmission is one of the examples of direct skin to mucosal transmission। जो कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं वो हैं गोनोरिया, HIV could be transmitted through sexual contact, genital herpes, hepatitis B, human papilloma virus, chlamydia, syphilis, pelvic inflammatory disease। तो बहुत दफा वाइवा में ये क्वेश्चन होता है कि नेम सम कॉमन STDs, तो आपको ये पता होना चाहिए। और जब आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज हाउ टू मैनेज दीज डिजीजेस, दैट इज द सिंड्रोमिक मैनेजमेंट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। Now, coming to the indirect modes of transmission, the first is the vehicle-borne transmission, that is the fecal-oral transmission। Fecal-oral transmission क्या है? Again, this is a viva question कि आपको ये 5 F's का पता होना चाहिए, that is transmission through fluids, contaminated water supply होती है, ठीक है, fields हैं through soil, flies हैं, they can act as mechanical vectors, fingers हैं, contaminated fingers हैं, और ये सारे जो vehicles हैं ये food को contaminate करते हैं, and ingestion of food result in GI tract infections, जिनमें diarrheas are the most common। से कैसे होती है? हमारी कंट्री जो है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिव इन रूरल एरियाज जहाँ पे ओपन एयर डेफिकेशन कॉमन है, वहाँ पे क्योंकि सैनिटरी वॉशरूम्स नहीं होते, यूजुअली लोग फील्ड्स में जाते हैं फॉर डेफिकेशन। तो जब ये ओपन एयर डेफिकेशन हो रही है तो वहाँ पे फ्लाइज जो हैं उन पे ब्रीड कर रही होती हैं। The germs or the microorganisms get deposited on the wings, body and the legs of the flies, and these flies जब ये sit on the food which is uncovered food होता है और फिर वो food को without heating consume कर लिया जाए तो transmission हो सकती है from through fecal-oral route।
The second is through soil or fields, जहाँ पे again फीसेस मौजूद होते हैं और ये फीसेस कंटामिनेट करते हैं सॉइल को। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल लैंड है, उसमें कंटामिनेशन हो रही है, वहां से you get vegetables and fruits, and without washing them properly or without cooking them properly, अगर उनको consume कर लिया जाए तो again germs could be transmitted. Fluids, कोई भी वाटर पॉन्ड है जहाँ से पानी लिया जा सकता है, वो अगर कंटामिनेटेड है विद ह्यूमन एंड एनिमल पीसेस के साथ, या सीवेज वाटर उसमें मिक्स इन हो रहा है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस वाटर में होते हैं। और अगर इस पानी को बगैर बॉयल किए या क्लोरिनेट किए कंज्यूम कर लिया जाए या खाने में मिक्स कर लिया जाए और वो खाना एज इट इज कंज्यूम किया जाए, तो तब भी इन्फेक्शंस ट्रांसमिट होते हैं। अगेन आफ्टर डेफिकेशन अगर हाथ अच्छी तरह नहीं धोए जाएं, और ये सिर्फ ओपन एयर डेफिकेशन की बात नहीं है, इवन इन सैनिटरी वॉशरूम्स जहाँ पे एज सच कंटामिनेशन का कोई वे नहीं है, अगर तब भी अगर हाथ साबुन से नहीं धोए अच्छी तरह 20 सेकेंड्स के लिए, जिस तरह कोविड में कहा जाता है कि 20 सेकेंड्स के लिए हाथ अच्छी तरह साबुन से धोएं। और एक टेक्निक बताई जाती है जो आजकल बहुत ज्यादा टीवी पे शो की जा रही है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमेशा ही इससे जब छोटे बच्चों की और टॉडलर्स की पॉटी ट्रेनिंग की जाती है, तो ये बताया जाता है उनको कि हाथों को साबुन से किस तरह 20 सेकेंड्स तक अच्छी तरह धोना चाहिए। अदरवाइज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन्हीं हाथों से जब आप खाना खा लें या खाना पका लें, तो तब भी ये पॉसिबिलिटी है कि जर्म्स जो हैं वो जीआई ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं विया योर माउथ, राइट। सो हाथों को धोना और उनको साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेल ट्रिमिंग इज इम्पोर्टेंट, कि बड़े बड़े नाखून हैं और अगर वो साफ नहीं है, उनमें आपकी डर्ट और ये फीकल मैटर जो है वो स्टे कर सकता है, और फिर उन्हीं हाथों को अगेन विदाउट प्रॉपर वॉशिंग अगर आप इस्तेमाल कर लें खाना खाने के लिए या खाना पकाने के लिए, तो फिर से इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकती है टू द अदर पीपल और टू योरसेल्फ। These are few waterborne diseases example, क्योंकि again वाइवा में पूछ लेते हैं कि name some common waterborne diseases. So the most common ones are cholera, typhoid, amoebic and bacillary dysentery, and other diarrheal diseases, जिसमें giardiasis, shigellosis और campylobacter poisoning जो है, these are important. And waterborne diseases क्या होती हैं? Diseases caused by ingestion of water contaminated by human or animal excrement which contain pathogenic microorganisms. Now types of foodborne illnesses जो usually food से फैलती हैं: Salmonellosis, Campylobacter jejuni, hepatitis A, shigellosis, rotavirus, giardiasis, botulism or E. coli. These are some common foodborne illnesses और आपको जो common है उनके नाम आने चाहिए. Now moving on to vehicle-borne transmission, one type is blood-borne disease transmission. बहुत सारी डिजीजेस हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए ट्रांसमिट होती हैं, एंड दीज आर HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, इसके लिए वैक्सीनेशन मौजूद है, नॉन ए नॉन बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस, सिफिलिस एंड मलेरिया.
सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए वायरस ट्रांसमिशन या डिजीज ट्रांसमिशन हो सकती है। वो पैरासाइट भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है और वायरस भी हो सकता है। Now, another type is vector-borne disease transmission. साइकिल क्या होती है? फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन को, से फॉर एग्जांपल मॉस्किटो ने बाइट किया, मॉस्किटो में पॉजिटिव एजेंट आ गया, वहां पे उसने एक अपना इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट किया, मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो गया, उससे ससेप्टेबल होस्ट को बाइट कर लिया, तो वो डिजीज एजेंट या पॉजिटिव एजेंट ससेप्टेबल होस्ट में ट्रांसमिट हो गया। ससेप्टेबल होस्ट इन्फेक्ट हो गया, अगेन अगर दूसरे से किसी मॉस्किटो ने काटा तो पॉजिटिव एजेंट ट्रांसमिट हो गया इनटू मॉस्किटो। सो द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन फ्रॉम मॉस्किटो to the person and then to the infected person to the mosquito. Vector-borne cycle, again, this is the same. The top person is the infected person, वहां से vector infect हो गया, वहां पे उसने अपना extrinsic incubation period complete किया। Incubation period होता है the period from the point of entry of a microorganism to the appearance of sign and symptoms, meaning that कि वहां पे microorganism उस vector के अंदर ग्रो कर रहा है और उसके बाद रेप्लिकेट और मल्टीप्लाई कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसका नंबर इंक्रीज हो गया, फिर साइन एंड सिम्टम्स आ गए, इन्फेक्शन पता चल गया कि दैट वेक्टर और द ह्यूमन इज इन्फेक्टेड। फिर इस वेक्टर ने ह्यूमन को बाइट किया और यहाँ पे इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड है विद इन द ह्यूमन, और उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स आ गए, इस इन्फेक्टेड पर्सन को फिर एक वेक्टर ने बाइट किया, यहाँ से पॉजिटिव एजेंट वेक्टर में ट्रांसमिट हो गया, और उसके बाद फिर इस इन्फेक्टेड वेक्टर में एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जब उसने किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन को या ससेप्टेबल पर्सन को बाइट किया तो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो गई। These are few common vector-borne diseases. Vectors कौन से हो सकते हैं? मॉस्किटोज हैं, सैंडफ्लाइज हैं, टिक्स हैं, माइट्स हैं, फ्लीज हैं, ये सारी के सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, और मैकेनिकल वेक्टर्स फ्लाइज भी हो सकती हैं, मीनिंग दैट के जैसे फीकल ओरल ट्रांसमिशन के अंदर वेक्टर जो है, जो फ्लाइज हैं उनकी बॉडी में एंटर नहीं करता बल्कि डिपॉजिट हो जाता है उनके विंग्स पे, बॉडी पार्ट्स के ऊपर, लेग्स के ऊपर, और फिर वो मैकेनिकली ट्रांसमिट कर देता है पॉजिटिव एजेंट को इनटू द फूड और द वाटर। सो these are some vector-borne diseases जिसमें कॉमन है मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, Japanese encephalitis and leishmaniasis। जब आप vector-borne diseases पढ़ेंगे तो फिर इनको डिटेल में दोबारा स्टडी करेंगे। Now, what is vertical transmission? Horizontal transmission तो होती है जो previous example है, from person to person transmission हो रही है, जो infectious diseases usually transmit होती है। The another important one is a vertical transmission from the mother to the baby। और ये vertical transmission कैसे होती है? That is transplacental transmission, meaning placenta के through। और बहुत सारी diseases हैं जो vertically transmit होती हैं। एक acronym है which is called TORCH, और TORCH stands for toxoplasmosis, R is for rubella, C is for chickenpox and cytomegalovirus, and H is for herpes virus। इसके अलावा जो बाकी दो डिजीजेस हैं, जो HIV है और हेपेटाइटिस B virus है, that can be vertically transmitted।
Now, this is all for today. We have covered the second function of epidemiology, or the second use of epidemiology. That is to study the chain of infection of the disease and to study the modes of disease transmission. In the next class, we are going to talk about the next function of epidemiology. So for right now, thank you so much for attending the